बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिए गए हैं। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है, हालांकि इन्हें न्याय योग्य नहीं बनाया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इन्हें इसलिए निर्धारित किया गया है जिससे कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की जा सके, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्रदान की जा सके और साथ साथ ही राज्य का विकास तेजी के साथ हो सके। सामान्यतः इसलिए अपन ये मानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में कुछ अंतर भी मैंने आपको स्पष्ट करके बताए थे, लेकिन फिलहाल अब आप देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है और उसका क्रियान्वयन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं होते हुए भी इनके पीछे जनमत की शक्ति पाई जाती है, अर्थात जिस शासन व्यवस्था के संचालन का जो कार्य होता है उसमें प्रत्येक शासन व्यवस्था में तहत या प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कार्यों को अधिक से अधिक करना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि यदि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि नहीं की जा सकती है तो आगामी चुनावों में उसे किसी प्रकार का बहुमत प्राप्त नहीं होता। जनता क्या चाहती है? जनता अपने प्राथमिक आवश्यकताओं को महत्व देती है और अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहती है। अतः इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की विशेष शक्ति मानी जाती है, क्योंकि यदि कोई भी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाएं जो उस समय लागू होती हैं या उस समय संचालित होती हैं, यदि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती हैं तो जनता उसे कभी भी समर्थन प्रदान नहीं करती। अतः इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। न्याय योग्य नहीं होते हुए भी यह अधिक से अधिक विकास के कार्यों को महत्व देती है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। इसके बाद देखिए कि नैतिक आदर्शों के रूप में नीति निर्देशक तत्व कोई ऐसे नहीं है जिसके आधार पर कोई पाबंदी लगी हो, क्योंकि ये सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक होने के कारण राज्य अधिक से अधिक इनका जितना उपयोग करता है वह एक नैतिक आदर्श के रूप में माना जाता है। जैसे अपन मानते हैं कि समान संपत्ति का वितरण करना, न्याय व्यवस्था को संचालित करना, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष न्याय व्यवस्था बनना, तो ये राज्य के कुछ नैतिक आदर्श हैं जो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से राज्य के ना तो विरुद्ध होते हैं और ना ही व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं। इसलिए माना जाता है कि नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के वे आदर्श हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो करते ही हैं, साथ साथ ही राज्य की एवं सरकार की दोनों की नीतियों में सामंजस्य यदि बैठ पाता है तो एक अच्छे शासन का यानी कि विकास होता है। इसके बाद देखिए कि शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार विशेष तौर से आपने माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होती हैं, संविधान के द्वारा उनको कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी योजनाओं को जैसे कि बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, किसी प्रकार से महानरेगा या अन्य प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा संचालित करना, शिक्षा व्यवस्था करना, इस प्रकार की कोई वैधता सरकार के पास में नहीं है कि किसी न किसी प्रकार से इनको अपनाना ही जरूरी होता है। लेकिन राज्य की शासन व्यवस्था का यह मूल्यांकन करता है कि किस शासन व्यवस्था में विकास कितना हुआ है और उसी के आधार पर जनता उनका समर्थन करती है। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि यह शासन का एक प्रकार से मूल्यांकन है कि कौन सी शासन व्यवस्था निश्चित समय के लिए जो हमने बनाई गई है वो कैसे सफल हुई है और कौन सी शासन व्यवस्था जिसे हमने बनाया गया है वो असफल हुई है। ये एक प्रकार से सरकार का मूल्यांकन करती है जो विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद देखिए कि संविधान की व्याख्या करने में सहायक। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों को कहीं न कहीं न्याय योग्य बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें किसी प्रकार को केवल आदर्शों के रूप में निर्धारित किया गया है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मौलिक अधिकार हो या अपन ये कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व हो, जहाँ पर मौलिक अधिकारों को हल्का सा अगर सीमित करना हो और नीति निर्देशक तत्वों को यदि लागू करना हो तो न्याय व्यवस्था या संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को गौण स्थिति प्रदान करते हुए नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी लागू करने की कोशिश करती है।
तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं, हालांकि संविधान के बहुत कुछ पक्ष अस्पष्ट हैं जो लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर संविधान के अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा जिस प्रकार से की जाता है वह विशेष तौर से महत्व रखती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से संविधान के अलिखित शब्दों की व्याख्या करने का कार्य भी करते हैं। इसके बाद देखिए, कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि व्यवस्थापिका एक प्रकार से कार्यपालिका के प्रति और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अकेले प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने पर पूरी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लेकिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री को भी हटना पड़ता है। लेकिन जो ये लोकसभा के सदस्य या संसद के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं और जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की किसी न किसी रूप से जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार से उनको कौन सी आवश्यकताएं, किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, किस क्षेत्र में किस चीज़ का अभाव पाया जाता है, और इनकी पूर्ति करने के लिए सरकार पर इन सांसदों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, जिससे सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका उनके निर्देशानुसार ही कार्य करती है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करती। ये विशेष महत्व माना जाता है कि कार्यपालिका जहां नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर संसद के सदस्य कार्य करते हैं, वहां कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका के उच्च पदाधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं संसद के सदस्य जो जनता से संपर्क में रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ चाहते हैं, कहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से कहीं हमें पद से नहीं हटा दें। तो इसलिए वह इनकी शक्तियों का केवल सदुपयोग किया जाता है और उनका दुरुपयोग नहीं किया जाता। ये तो सामान्यतः आपको नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताया जाता है। अब देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। भारतीय संविधान के तहत बहुत कुछ संशोधन ऐसे हैं जो नीति निर्देशक तत्वों को आधार मानकर जन सहमति के आधार पर किए गए। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि जैसे संविधान में पहला जो संविधान संशोधन था 1951 में किया गया था, वो नीति निर्देशक तत्वों की ही देन है, जिसमें जमींदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि प्राचीन कालीन व्यवस्था ये थी कि संविधान के निर्माण के समय भी ये व्यवस्था थी कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी संपत्ति का एकत्रित होता है या जितनी जागीरदारी होती है या जितने उनके पास में यानी कृषि योग्य भूमि होती है, उस पर केवल उसी का अधिकार होता है और काम करने वाले व्यक्तियों को केवल बेगार के रूप में कार्य किया जाता है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो इस समायोजन को बनाए रखने के लिए उनको कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए जागीरदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा को संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया, जो बहुत विशेष तरह से यानी क्रियान्वयन के क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है। इसके बाद देखिए कि पंचवर्षीय योजना। अपन ये मानते हैं कि राज्य में कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। हालांकि पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से योजना आयोग के नियंत्रण में कार्य करती है और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इस योजनाओं को निर्धारित किया गया था। यानी 5 वर्ष के लिए एक बजट निर्धारित किया गया था कि इस क्षेत्र के विकास के लिए इतना पैसा लगाया जाएगा और उसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श लिया जाता था और उनके माध्यम से इस रियायत को या इस अनुदान को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य किया जाता। सबसे ज़्यादा महत्व इसमें कृषि के विकास के लिए, विज्ञान को उन्नत बनाने के लिए, आधुनिक तकनीकी को अपनाने के लिए, इस प्रकार के साधनों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया था, जो राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए भी बहुत विशेष तरह से उपयोगी सिद्ध हुआ। और इसी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के जो कार्य संशोधन के द्वारा किए गए हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक प्रकार से संविधान में क्रियान्वित किए गए। इसके बाद देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था। महात्मा गांधी के सपनों का भारत इस प्रकार का माना जाता है कि जिसमें पूर्ण रूप से अपन ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से ज़्यादा महत्व दिया और उसी के तहत अपन मानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत बलवंत राय मेहता की 3 स्तरीय समितियों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जैसे कि शहरी प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, इसके लिए संशोधन करने के बाद में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अपनाया गया और जिसमें जन साधारण को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे और उसके विकास को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नीति निर्देशक तत्वों का विशेष योगदान रहा है।
विशेषतः। इसके बाद देखिए कि सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत को भी अपन सामाजिक न्याय के रूप में मानते हैं कि सभी व्यक्तियों को वंश, धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें न्यायिक रूप में समानता स्थापित की जाएगी। यह भी एक प्रकार से संविधान के तहत ही इसे क्रियान्वित किया गया था। इसके बाद देखिए कि उद्योगों को राष्ट्रीयकरण। सामान्यतः पहले देखा गया था कि उद्योगों का जब निजीकरण था तो जनसाधारण के लोग अधिक से अधिक वहाँ पर कार्य करते थे और कार्य करने के बाद में जो पूंजीपति थे उन पूंजीपतियों के बाद में संपत्ति का एकत्रीकरण हो जाता, जिसके कारण गरीबी और अमीरी की खाई में इतना अंतर हो चुका था कि एक तरफ सुविधा संपन्न व्यक्ति और दूसरा सुविधा भी। इन नीति निर्देशक यानी तत्वों को संवैधानिकता के आधार पर इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिससे कि कुछ संपत्ति राज्य को भी प्राप्त हो और राज्य के पास में जो संपत्ति एकत्रित होती है वह जनसाधारण के उपयोग के लिए वापस जनता के लिए भेज दी जाती है। तो यह भी एक विशेष महत्वपूर्ण यानी तत्व माना जाता है कि संविधान के क्रियान्वयन के तहत नीति निर्देशक तत्व कितना महत्व रखते हैं। इसके बाद देखिए संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन करना। मूल अधिकारों के तहत अपन संपत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन जब उन्होंने इस बात को महसूस किया कि गरीबी और अमीरी की खाई को समाप्त करने के लिए इस संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि निश्चित संपत्ति से अधिक यदि कोई व्यक्ति रखता है तो उस पर राज्य के द्वारा कर निर्धारण किया जाता है और उस कर की अदायगी उस व्यक्ति को किया जाना आवश्यक है। तो सामान्यतः यह भी एक प्रकार से संवैधानिक प्रावधान माना जाता है। इसी के आधार पर देखिए कि न्याय व्यवस्था में सुधार। न्याय व्यवस्था में सुधार का भी तात्पर्य यह था कि यानी प्रारंभ में न्याय व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ रकम चुकानी पड़ती थी, लेकिन बाद में संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह निर्धारित कर दिया गया था कि राज्य को निःशुल्क रूप से न्याय व्यवस्था सभी व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाएगी और विशेष तौर से महिलाओं या गरीब तबके के जो लोग जिन्हें समाज में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं होती और अल्पसंख्यक लोग, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान संविधान के तहत किया गया था। इसके बाद देखिए कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान। सामान्यतः पहले राज्य के शिक्षण संस्थाओं में ये कोई आवश्यक नहीं था कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्ति तो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन निम्न वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था और अधिकार होते हुए भी बाध्यता नहीं थी कि इन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाए। लेकिन इसके बाद देखिए 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया था और विशेष तौर से यह निर्धारित भी किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाती है और विशेष तौर से अभिभावकों या माता पिताओं का यह कर्तव्य है कि वह किसी न किसी रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का यथावत प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का ये महत्व और इसका क्रियान्वयन की। हालांकि ये माना जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि इन्हें न्याय योग्य नहीं बनाया गया है, विशेष तौर से एक ही चीज़ को 2-2, 3-3 बार यानी रिपीट किया गया है। और वर्तमान में ये भी माना जाता है कि आलोचनाओं के रूप में कि नीति निर्देशक तत्वों को जब वैधानिकता प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों से अधिक इनको क्यों महत्व दिया जाता है, जबकि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व वर्तमान में भी भारत में बना हुआ है और इसकी औचित्यता इसी बात पर निर्भर करती है कि कोई भी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जब करता है तो प्राथमिक स्तर पर उसका विकास बहुत आवश्यक होता है। और इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व चाहे विदेशी उपज या आयरलैंड की उपज मानी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में इसको जो महत्व दिया गया है वह व्यक्तिगत विकास और राज्य के विकास दोनों के लिए उचित है। इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। धन्यवाद।